नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव प्रताप और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल द खबरीलाल। आज फिर हाजिर हूं एक और बड़ी खबर के साथ। खबर बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की खबर। उससे पहले एक से छोटा सा निवेदन कि आप जो भी हमारा वीडियोस देखते हैं या खबर देखते हैं कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, बीच में छोड़कर न जाएं, जिससे कि आपको खबर का मतलब समझ में आए कि आखिर खबर है क्या। और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की खबर। दोस्तों, जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और जब तक उनके हाथ में देश की जांच एजेंसी है, तब तक कोई भी ये नहीं बता सकता कि मोदी जी ने अडानी के लिए क्या किया और अडानी जी ने मोदी के लिए क्या किया। कोई नहीं बता सकता। लेकिन देश के दो खोजी पत्रकारों, बिल्कुल सही, देश के दो बेहद दिलेर पत्रकार एक नया खुलासा, और उन्होंने बताया है कि देश के एक बड़े नेता ने अडानी की क्या मदद नया की खुलासा, और अडानी ने बदले में इस बड़े नेता को क्या इनाम दिया। इस पर पर्दा उठाऊंगा मैं। अब आज का दूसरा मामला भी अडानी को लेकर है और वो भी एक बड़ा खुलासा है। और खबर यह है कि अडानी ग्रुप को विदेश से जो पैसा आया, खरबों रुपए जो आए, उसमें आज एक नई कंपनी का नाम सामने आया है। और ये कंपनी दुबई में रहने वाले आदिल हसन अहमद अलाली इस नाम के व्यक्ति की है, जिसने मॉरिशस रूट से अडानी ग्रुप में, अडानी पावर लिमिटेड कंपनी में बेशुमार पैसा मॉरिशस से हिंदुस्तान भिजवाया। और करीब यह मामला 8,000 करोड़ रुपए का है। अब ऐसा आरोप लग रहा है कि यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है, यह मामला कहीं ना कहीं हवाला का है, हवाला रैकेट का है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन खबर यह नहीं, खबर यह है कि ये दस्तावेजी सबूत, ये नए दस्तावेजी सबूत चंद्रचूड़ साहब की अदालत में रखे जाएंगे। उसने 8,000 करोड़ रुपए एक ही जगह अडानी पावर में लगाए और उसके सिवा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। ये पैसा अपने ही देश से हवाला रूट से बाहर जाके आया है। इसको हम कहते हैं कि विदेशी। मैं समझ गया, एक ही आदमी, एक ही कंपनी और एक ही जगह उसने पैसा लगाया, और वो कंपनी जिस पे पैसा लगाया अडानी पावर थी, एक व्यक्ति ने लगाया। और टाइगर ये कह रहे हैं कि वो जो 8,000 करोड़ का आज जो उसकी कीमत है, हो सकता है जब पैसा लगाया तो उसकी कीमत 10 ही करोड़ रुपए हो, वो पैसा भी कहीं ना कहीं टाइगर का ये कहना है कि अडानी का ही हो सकता है, जो राहुल गांधी बार बार सवाल उठा रहे हैं। और दोस्तों, आज की तीसरी बड़ी बात यह है कि इस चुनावी साल में जहां बीजेपी और नरेंद्र मोदी रोज एक नई चुनौती का सामना कर रहे हैं, वहां पर गुजरात लॉबी के लिए एक खबर बुरी हो सकती है। वो ये है कि 13 अक्टूबर, जी हाँ, चंद दिनों के बाद 13 अक्टूबर को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अदालत में अडानी के मामले की बड़ी अहम सुनवाई होनी है। और ये सुनवाई अहम इसलिए है क्योंकि कई साक्ष्य, जो आज साक्ष्य मैंने दिया आपको, इसके अलावा कई और साक्ष्य, जिसमें एक साक्ष्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो जो सबूत है वो मॉरिशस की गवर्नमेंट से जुड़ा है। मॉरिशस की गवर्नमेंट ने किस तरह अडानी को पैसा देने वाली, विदेश से पैसा देने वाली 4 कंपनियों को आइडेंटिफाई किया है और उनके लाइसेंस रद्द कर दिए। ऐसे कई साक्ष्य जो गौतम अडानी और उनके ग्रुप पर नई मुसीबत लेके आ सकते हैं। इसकी सुनवाई 13 अक्टूबर को होनी है। अब कहा यह जा रहा है कि चीफ जस्टिस पर गुजरात लॉबी बड़ा जबरदस्त प्रेशर बना रही है, क्योंकि सवाल चुनावी साल का है कि चुनावी साल में अडानी को लेकर कहीं एक नया दाग गुजरात लॉबी पे, मोदी जी पे ना लग जाए। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा प्रेशर है। सवाल यह है कि ये जो ईमानदार जज है, जिसकी स्टील की हड्डी है, रीढ़ की स्टील बैकबोन है, जो कभी झुकता नहीं, क्या ये जो प्रेशर है चीफ जस्टिस पर, क्या चंद्रचूड़ इसके दबाव में आ जाएंगे या ये प्रेशर बेअसर रहेगा? और अगर ये प्रेशर बेअसर रहेगा
तो क्या गौतम अडानी पर गाज गिरने वाली है? क्या होगा 13 अक्टूबर को? अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन, वो ये है कि अडानी को लेकर ये जो नया तूफान उठा है, ये जो नया तूफान है, इससे गुजरात लॉबी कैसे निपटेगी? मोदी जी कैसे निपटेंगे? अमित शाह कैसे निपटेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बवंडर है, ये जो तूफान है, ये मुसीबत ना बन जाए, भंवर ना बन जाए बीजेपी के लिए। चुनावी साल है, चंद महीने बाद 5 राज्यों के चुनाव और उसके चंद महीने बाद 2024 का फाइनल। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में हिंदुस्तान में बहुत कम लोग हैं जो जुबान खोलने की हिम्मत कर सकते हैं, वो चाहे गोदी मीडिया हो, वो चाहे सोशल मीडिया हो। जल्दी कोई बोलता नहीं और ज़्यादातर लोगों के पास तथ्य नहीं है। आज मेरी गुजारिश है आपसे कि टाइगर और मेरी जो बातचीत है, इसको आखिर तक सुनिएगा। हो सकता है इस तरह के जवाब, इस तरह के खुलासे और कहीं सुनने को ना मिले। तो मेरी गुजारिश है कि एक एक लफ्ज़ आज टाइगर का सुनिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जो 13 अक्टूबर की जिसकी सुनवाई होगी, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट 2024 के फाइनल पर डाल सकता है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सीधे टाइगर के पास चलते हैं। टाइगर मेरा जो सवाल है, मेरा सवाल ये है कि सेबी, जिसको चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि भाई आप जांच करिए और ये बताइए कि ये जो पैसा विदेश से आ रहा है अडानी की कंपनियों में और शेयर मार्केट के भाव बढ़ाए जा रहे हैं, जरा ये पता करिए कि ये पैसा किसका है, ये कंपनियां किसकी हैं। तो सेबी ने कहा कि साहब विदेश का मामला है, हिंदुस्तान का होता तो हम बता देते, अब 7 समंदर पार पैसा कहाँ से आ रहा, हमने तो बड़ी कोशिश करी, हमें तो नहीं पता लगा। और अब मैं देख रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस ने आज स्टोरी खोली, मैं देख रहा हूँ कि इकोनॉमिक टाइम्स में भी स्टोरी छपी, विदेशी अखबारों में स्टोरी छप रही है। हमारे यहाँ के 2 पत्रकार परंजय साहब और रवि नायर, ये जबरदस्त स्टोरी दोनों ब्रेक कर रहे हैं। तो पत्रकारों को पता है, पत्रकारों ने आज बता दिया ये 8,000 करोड़ इसका न सिर्फ कंपनी को आइडेंटिफाई कर दिया, उन्होंने ये भी बता दिया कि 8,000 करोड़ रुपए के पैसे पे कौन बैठा है, और वो नाम जो है मैं आपको बता रहा हूं, आदिल हसन अहमद। अब ये जो आदिल हसन है, अहमद अली, जी ये जो अहमद अली अलाली उसका नाम, पूरा नाम है आदिल हसन अहमद अली। मैं टाइगर आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये सारा खेल छुपाया जा रहा था? मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये खेल छुपाया जा रहा था? और यदि आप पूरा पढ़ो तो ये कंपनी यूएई की है, इसने इसी नाम से एक, दुबई की, इसने इसी नाम से एक कंपनी मॉरिशस में रजिस्टर कर दी। उस कंपनी को जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसके जो लिंकेज स्थापित होते हैं, वो उसी कंपनी से लिंकेज स्थापित होते हैं जिस कंपनी से इन्होंने इक्विपमेंट खरीदे थे पावर प्रोजेक्ट के। और विनोद अडानी का आप जिक्र करना चाह रहे हैं? विनोद अडानी का जिक्र कर रहा हूं मैं। उस पे ऊपर डीआरआई ने लेटर लिखा था 2014 में और कहा था कि 1,500 करोड़ रुपए ओवर बिलिंग हुआ है और ये पैसा यूएई से मॉरिशस शिफ्ट हुआ है। ये लिंकेज जो पत्र देता है, सेबी चुप होती है क्योंकि सेबी के सिन्हा साहब बिक गए थे, वर्तमान में अडानी कंपनी के डायरेक्टर है एनडीटीवी। नहीं, मेरा सवाल टाइगर मैं बिल्कुल भी फाइनेंस में नहीं जाना चाह रहा, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, मेरा सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि, और जो देश की जनता को पता रहना चाहिए कि भाई अगर पत्रकार जो हैं वो जब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिनके पास कुछ अख्तियार नहीं, वो कंपनी का नाम भी बता दे रहे हैं, वो आदमी का नाम भी बता दे रहे हैं, वो ये भी बता दे रहे हैं कि पैसा 8,000 करोड़ रुपया है जो अडानी पावर लिमिटेड में लगा था। ये सारी चीजें अगर पत्रकार बता रहे हैं तो देश की जो कंपनी है, एजेंसियां हैं, डीआरआई है, सेबी है, आईबी है, रॉ है, इनकम टैक्स है, इसमें जो एक्सपर्ट बैठे हैं, जो हमारे आपके पैसे, टैक्स के पैसे से जिनको तनख्वाहें दी जा रही हैं, हमारे आपके टैक्स के पैसे से जो डिपार्टमेंट चल रहे हैं, वो चुप क्यों हैं? क्या प्रेशर लगता है आपको? सरकार का प्रेशर है? पामेरियन है सब, अपने आका के, पीएमओ के आदेश पे काम करते होंगे। आपको क्या लगता है? अडानी जी के किसी आदमी को, मैंने कई बार बोला आपके कार्यक्रम में कि जब तक मोदी जी दिल्ली में है तब तक अडानी जी का बाल विवाह का नहीं हो सकता, अडानी जी को पे कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। पत्रकार अपना काम करते रहे। अभी देश की जनता को समझ लेना चाहिए कि जो सत्ता में बैठे सत्तेश्वर है, हमारे जो
दिल्लीश्वर है, दिल्ली में जो मठाधीश बैठे हैं, जनता को समझ जो बार बार नहीं, तो देश की ये बात जो- करते हैं, उनके लिए देश पहले नहीं, अडानी पहले है। ये ढकोसला ये कहना कि देश पहले बाद में पार्टी और फिर मैं नहीं, मैं तो पहले कह रहा हूँ चलिए अडानी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ चलिए ठीक हो, तो पॉलिटिकल पार्टी जो ईडी में आईपीएस ऑफिसर बैठे हैं, कस्टम के ऑफिसर बैठे हैं, इनकम टैक्स के ऑफिसर बैठे हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, ये जो सीबीआई, ईडी, डीआरआई, ये जो कंपनियां हैं, सेबी, ये लोग इनके होठ क्यों सिले हुए हैं? इनको तो इनके वोट कहीं ना कहीं हिम्मत दिखानी चाहिए ना। कहां से हिम्मत दिखाएंगे जब उन्हीं आकाओं ने उनको रखा है? सब कुएं में भंग गिरी है दीपक भाई। क्या देश कहां में से अब आप केपीएस गिल जैसा, देश में केपीएस गिल जैसा, सेशन इतिहास हो गया। जैसा, खैरनार इतिहास जैसा, हो रिबेरो जैसा अब ये अधिकारी नहीं बचे? ये इतिहास जैसा एक खेमका है हरियाणा में जो बार बार ट्रांसफर होता है, यहाँ तो जबरिया रिटायर्ड किया जाता है, जैसे यूपी में एक आईपीएस ऑफिसर को किया गया। आपके ऊपर कैसे टाइगर आप क्या कह रहे हैं कि 7-8 हजार ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, इनमें किसी में रीढ़ की हड्डी नहीं है, किसी में जमीर नहीं बचा, मैं माफी के साथ हिम्मत नहीं कर पा रहे? मैं मानता हूं कि कुछ अधिकारी अच्छे होंगे, लेकिन जब सूखी लकड़ी के साथ गीली लकड़ी भी जल जाती है। यदि कोई आज सैकड़ों पत्रकार हैं, आज मैं आपको फिर बताता हूं दीपक भाई, आज हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, हम कहते हैं कि यूट्यूब में बड़ा इंडिपेंडेंट है और पत्रकारिता जिंदी है। क्या इंडियन एक्सप्रेस की ये स्टोरी किसी पोर्टल ने उठाई है? किसी यूट्यूबर ने हिम्मत की है इस स्टोरी करने की आपके सिवाय? कहां गए वो लोग? और उद्योग घराने में जो यहाँ पे गंदगी मची हुई है, जो एक उद्योगपति देश के सीने पे नंगा नाच रहा है, उसके बारे में मुंह नहीं खोल रहा कोई। सब अगर डरे हुए हैं वानखेड़े जी, मैं ये पूछूं, चलो भाई पत्रकार डर गया, उसका धंधा पानी हो सकता है, मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो आईएएस और आईपीएस है, दीपक भाई माफी चाहता हूं। चलिए ठीक है, मान लिया उन्होंने पैसे ले लिए, चलिए पैसे ले लिए, मैं आपकी बात मान, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने पैसे खा लिए। आईएएस आईपीएस बहुत बड़ी चीज होती है, आईएएस आईपीएस किसी की हिम्मत नहीं है। अरे आप तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग कर चुके हैं। जब सिन्हा साहब को डीआरआई ने पत्र लिखा, डीआरआई के उस अधिकारी को, तो डीआरआई के डायरेक्टर जनरल को, डीजी को तो रीढ़ की हड्डी थी, उसका तो स्पाइन स्टील का था। क्या किया सिन्हा साहब ने? क्यों रद्दी की टोकरी में डाला वो इंफॉर्मेशन? जी, आगे रॉ को या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, एनआईए को क्यों नहीं दिया? जी। और ये जो बेनामी पैसा हमारे देश में आ रहा है, मैं मानता ही नहीं। आदिल हुसैन अहमद अली का जो पैसा है वो क्या है? वो किसी रॉयल फैमिली का मेंबर है क्या? वो कोई के बिजनेस टाइकून है जिसका एक वन ऑफ द ऑफशूट है कि उनका एक बेटा है, इतना पैसा इन्वेस्ट किया होगा? फ्रंट ही इज अ कंपनी, नॉन आइडेंटिटी मैन, ही डजंट हैव अ बैकग्राउंड। एक ही जगह उसने पैसा लगा 8,000 दिया, सारा करोड़ पैसा। रुपए एक ही जगह अडानी पावर में लगाए और उसके सिवा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। ये पैसा अपने ही देश से हवाला रूट से बाहर जाके आया है। इसको हम कहते हैं कि विदेशी मैं समझ investment गया है। आप ये विदेशी कहना चाह निवेश रहे के हैं। आंकड़े देते हैं, ऐसे आंकड़े हैं। मैं दर्शकों को बता दूं, एक ही आदमी, एक ही कंपनी और एक ही जगह उसने पैसा लगाया, और वो कंपनी जिस पे पैसा लगाया अडानी पावर थी, एक व्यक्ति ने लगाया। और टाइगर ये कह रहे हैं कि वो जो 8,000 करोड़ का आज जो उसकी कीमत है, हो सकता है जब पैसा लगाया तो उसकी कीमत 10 ही करोड़ रुपए हो, वो पैसा भी कहीं ना कहीं टाइगर का ये कहना है कि अडानी का ही हो सकता है। जो राहुल गांधी बार बार सवाल उठा रहे हैं कि ये जो पैसा है 20,000 करोड़ रुपया जो हिंदुस्तान से गया और फिर वहां से लौटा मॉरिशस से, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, इसके पीछे खेल क्या है और सरकार नहीं उठा रही। टाइगर, अब मैं थोड़ा सा एक दूसरे बड़े सवाल पे जाता हूँ। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, और ये तस्वीर जो है ये प्रफुल्ल पटेल साहब की है। और प्रफुल्ल पटेल जो है, हम उनको एक खलनायक के तौर पे आज जानते हैं कि प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार ने मिलकर एनसीपी तोड़ दी। लेकिन नया खुलासा, ये जो पत्रकार हैं प्रंजय गुहा ठाकुर का, मैं प्रणाम करता हूं प्रंजय साहब को, इन पर 6 मुकदमे भी किए हैं अडानी जी ने। प्रंजय साहब की स्टोरी है, और मैं स्टोरी पढ़ रहा था, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। इन्होंने कहा कि प्रफुल्ल पटेल जब मंत्री थे मनमोहन सिंह सरकार में, तब आप ही के यहाँ विदर्भ में, गोंडिया में, इन्होंने तिरोडा पावर प्लांट, उसके लिए क्लियरेंस दिलवाई अडानी साहब को। जयराम रमेश उस वक्त एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, उन्होंने अड़ंगा लगा दिया था। लेकिन फिर मनमोहन सिंह से मिले प्रफुल्ल पटेल, और प्रफुल्ल पटेल ने, मनमोहन सिंह ने कहा कि साहब ये बिजली घर लगने दीजिए, हमारे यहाँ बिजली आएगी,
विदर्भ का एरिया, महाराष्ट्र का वो एरिया रोशन होगा, ये सब कह के बहरहाल इन्होंने उनको अडानी साहब को ठेका दिला दिया प्रफुल्ल पटेल में। प्रफुल्ल पटेल की एक कंपनी है मिलेनियम डेवलपर्स। इस कंपनी में करोड़ों रुपए का शेयर अडानी ने दे दिया। मैं तो चौंक गया ये स्टोरी सुन के कि जो मंत्री बिजली घर के लिए परमिशन दिला रहा है, उसी मंत्री को अडानी साहब ने अपनी अडानी पावर लिमिटेड में करोड़ों रुपए के शेयर दे दिए। ये स्टोरी सामने आ गई और ऐसा मुझे तो शक हो रहा है कि कहीं अडानी के जो कनेक्शन है इसी के चक्कर में ये पार्टी नहीं टूट गई, एनसीपी। मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूं कि ये जो शख्स है प्रफुल्ल पटेल, जिसने पार्टी तोड़वा दी, लोग कहते हैं एनसीपी की, जो अडानी का आदमी हो सकता है, क्या मोदी जी से भी कोई रिश्ते हैं? क्या मोदी जी भी प्रफुल्ल पटेल को जानते हैं? करता हूं, खुलासा करता हूं दीपक भाई, थोड़ा मुझे 1 मिनट का टाइम देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा, अच्छा चलिए दिए साहब, 2 मिनट दिए। हर समय इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में कोई ना कोई एक कारपोरेट दलाल काम करता रहा है। कारपोरेट सेक्टर के लिए ही, बेनिफिशियरी करने के लिए ही वो घूमते रहता है। पैसा इनके पास होता है, ये सबको गुड ह्यूमर में रखते हैं, फंडिंग भी करते हैं, सारी केयर भी करते हैं और उसके तहत ये अपने काम करवाते हैं। अब प्रफुल्ल पटेल का यदि आपने देख लिया तो ये प्रफुल्ल पटेल, ये बेसिकली बीड़ी का, तेंदू पत्ते से बीड़ी बनने वाला जो काम है, ये काम करने वाले लोग हैं। ये प्रफुल्ल पटेल, गोंदिया और ये गढ़चिरौली वाला जो इलाका है, ये सब तेंदू पत्ते का इलाका है जी। यहाँ सीजे टोबैको ग्रुप करके एक कंपनी है जो प्रफुल्ल पटेल की, ये टोबैको के वहां पे बड़े प्लेयर माने जाते हैं। इनका जब इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा तो 90 करोड़ रुपए का इनका एसेट बताया था, जो इलेक्शन कमीशन को दिया। 2022 तक वो 416 करोड़ रुपए हुआ है। 490 करोड़, 400 करोड़ हो गए। क्या तो मोदी से कोई इनके संबंध है? गोंदिया से चुनाव लड़ते हैं प्रफुल्ल पटेल, उनके आगे बीजेपी उतारती है एक फायर ब्रांड उम्मीदवार को जिसका नाम था नाना पटोले। फिर 28 मार्च 2014 को जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने का सपना बुनते हुए आए थे, 2014 के पूरे इलेक्शन कैंपेन में 28 मार्च 2014 को नरेंद्र मोदी जी की रैली गोंदिया में होने वाली थी, जो नाना पटोले के लिए वोट मांगने वाले थे। नाना पटोले लड़ रहे थे प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के उम्मीदवार थे। ऑल ऑफ अ सडन रैली तो हुई, लेकिन मोदी जी नहीं आए। मोदी जी की रैली कैंसिल हुई और उस दिन से नाना पटोले के दिमाग में एक गांठ बन गई। नाना पटोले ने ताकत से चुनाव लड़ा, क्योंकि ये सबदूर पावर ब्रोकर करके, मतलब एक मिनट टाइगर, एक मिनट, आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल जो उस वक्त बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे, मोदी जी बीजेपी का कैंपेन कर रहे थे, बीजेपी के रहमो करम से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रफुल्ल पटेल के लिए और अडानी के लिए मोदी जी ने रैली कैंसिल कर दी। मतलब इतने घने रिश्ते, लेकिन इसके बावजूद नाना पटोले जीते। मोदी ने रैली कैंसिल। नाना पटोले के दिमाग में यह हमेशा था कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जब तक मैं प्रफुल्ल के खिलाफ लड़ रहा हूं, मोदी जी मेरा कुछ भला नहीं करेंगे। नाना ने, शायद उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी, पार्टी छोड़ के वो कांग्रेस में आ गए। इतिहास है। टाइगर, अब हम सीधे 13 अक्टूबर को आते हैं। 13 अक्टूबर को इस मामले की बड़ी जबरदस्त सुनवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस करेंगे और तमाम नए सबूत रखे जा रहे हैं जो अडानी के खिलाफ मिले हैं। उनकी कंपनियां आइडेंटिफाई हो गई हैं, उनके भाई जो विनोद अडानी हैं उनके बारे में नए खुलासे हो गए हैं। उनके बारे में ये भी पता लग गया अडानी के बारे में कि पैसा कहां से आ रहा था, किस कंपनी के थ्रू पैसा आ रहा था। और बीच में हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि मॉरिशस की सरकार ने भी 4 कंपनियां जो पैसे दे रही थी गौतम अडानी की कंपनियों को, उसको बैन किया। तो बहुत से जबरदस्त खुलासे आ गए। और जो पेटिशनर हैं, सेबी की कमेटी के लोग कैसे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट था, वो भी स्टोरी मार्केट। सेबी के जो कमेटी में लोग हैं वो कैसे अडानी को जानते थे। तो ये जी कोर्ट ने अपॉइंटेड कमेटी, सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटेड कमेटी में भी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट सामने आ गए। हाँ, तो ये जो सारी चीजें आई, मैं संक्षेप में आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि चंद्रचूड़ विल बी सीरियस और ये जो मैटर है अब ये बहुत क्रूशियल स्टेज पर आ गया, क्योंकि इतने सबूत तो इग्नोर नहीं किया जा सकते।
तो आपको मुझे क्या लगता है कि चंद्र- 13 अक्टूबर को लेकर धड़कनें बढ़ रही होंगी गुजरात लॉबी की? उनको लग रहा होगा पता नहीं और क्या हो जाए। मुझे लगता है कि यदि ये सारे सबूत सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिए तो अडानी जी को जेल जाने में कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। अडानी जी जेल यदि जाने। तिहाड़ चले गए तो आश्चर्य नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने यदि इसको ठीक से कॉल लिया, अडानी जेल जा सकते हैं। और ये कहने की ये शगुफा है कि अडानी जी को अरेस्ट हो गया, अडानी जी का कंपनी के खिलाफ तो भारत का विकास रुक जाएगा। ऐसे कई अडानी आए और कई अडानी गए। इस देश का विकास कभी रुका नहीं। इस देश का विकास 140 करोड़ जनता करती है। ये चंद उद्योगपतियों को यदि लगता होगा कि ये देश चला रहे हैं तो इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण सोच किसी की नहीं है। ना टाटा आपको चलाता, ना लगता है बिरला कि- चलाता, ना रिलायंस चलाती है। ये कंपनियां चल रही है इस देश के भरोसे। इस देश के ओर कब देशवासियों के बिजली लेना भरोसे। बंद कर दी तो अडानी सेठ क्या करेगा? बिजली कहां लेके जाएगा? हाँ, या शेयर मार्केट से जनता पैसे खींच ले खींच तो ले, क्या भरभरा करेगा के- अडानी? जी जी टाइगर, एक चीज और पूछना इस चाह रहा देश के हूँ, और साथ क्योंकि मैं सर्वोच्च न्यायालय से अपेक्षा करता हूं कि न्याय होना चाहिए। हम लोग खुलकर बात करते हैं और हम लोग कहीं भी किसी से दबते नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या चंद्रचूड़ साहब वो भी हैं तो एक इंसान, और वो भी रह रहे हैं मोदी सरकार के अंडर ही काम करना पड़ रहा है एक तरह से देखा जाए, भले जितना ऑटोनोमस आप कहें। क्या उन पर प्रेशर होगा? चंद्रचूड़ साहब पे दबाव होगा? क्योंकि ये तो मतलब अडानी की बात आ रही है। भयानक प्रेशर होगा। 90 नाम दिए हैं कॉलेजियम ने, अभी तक क्लियर नहीं हो रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कल भी उसका संज्ञान लिया है। नए जजेस जो अपॉइंट करने हैं 80, सरकार उसके बैठी है। दोनों तरफ से खींचातानी है। सरकार कितनी बदतमीजी पे उतरती है आपको मालूम है। जब आपके पास अथाह जन समर्थन है तो सर्वोच्च न्यायालय के सारे निर्णय आप एक एक बिल पास करके उल्टा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे हैं। आप अहंकारी दृष्टि से ये देश को तानाशाही प्रवृत्ति की तरफ लेके जा रहे हैं। या आप सर्वोच्च न्यायालय की भी मानने को तैयार नहीं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात बार बार कही कि वो सब कुछ तय कर लेगी, सब कुछ टॉलरेट कर लेगी, लेकिन इस देश के संविधान के ढांचे को हाथ नहीं लगाने देगी। जी। और जिस दिन ढांचे को हाथ लगेगा उस दिन सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देगी, और वो खड़े निर्णय होंगे। टाइगर, क्या आपको लगता है कि अडानी ग्रुप की तरफ से ये स्ट्रैटेजी हो सकती है, गुजरात लॉबी की तरफ से ये स्ट्रैटेजी हो सकती है कि भाई जब तक चंद्रचूड़ हैं तब तक तो कहीं ना कहीं तलवार सामने लटकी हुई है, तो क्यों ना तारीख पे तारीख लगवाओ, कोई ना कोई बहाना करो। कभी सेबी बहाना कर दे, कभी इनकम टैक्स बहाना कर दे, कभी ईडी बहाना कर दे, साहब ये कागज नहीं, और वो बेचारे नवंबर में रिटायर हो जाएंगे, अगली नवंबर में 2024 में। तो किसी तरह से 12 महीने की तो बात है, साल भर की, साल भर तारीख लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। चंद्रचूड़ साहब को 12 घंटे काफी है। आप इतना 12 घंटे मत कम आकिए उनको। 12 घंटे काफी है। इसी देश ने रात को 1 बजे भी अदालत खुलती हुई देखी है। ये देश जी आज भी यदि अदालत अपने पे आ गई और अदालत ने तय कर लिया कि न्याय करना ही है तो न्याय करके रहेगी। जी। अब क्या बचा है बाकी? सरकार को नोटिस ही देना है कि ये जो अखबार में छपा है, यदि कोई दूसरा मेंबर चला जाता है एप्लीकेशन लेके सर्वोच्च न्यायालय में कि हमारी भी सुनवाई हो जाए इस केस में, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, और वो डॉक्यूमेंट देने के बाद यदि वो डॉक्यूमेंट मॉरिशस की कंपनी और यूएई की सरकार और मॉरिशस की सरकार ओके कर देती है, तो फिर आपके पास बचता क्या है? क्या आप अली को उठा के लाओगे? मतलब अडानी पर भी संकट के बादल हैं, आपको लग रहा है? भयानक रूप से, भयानक रूप से। एक सवाल आखिर में और, मैं लास्ट क्वेश्चन है, प्रफुल्ल पटेल का चेहरा तो अब सामने आ ही गया है और सारी चीजें जो हैं वो खबर में आई गई हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या शरद पवार को भी प्रफुल्ल पटेल प्रेशराइज कर सकते हैं? अडानी का प्रेशर आ सकता है? क्या शरद पवार इंडिया अलायंस के आगे सरेंडर कर देंगे, या वो आखिरी दम तक लड़ेंगे मोदी सरकार से, मोदी से, बीजेपी से? फाइनल कमेंट। मैं इसमें एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप इसको दीपक भाई आपको विश्लेषित करना होगा। ये इशू मैं आप पे छोड़ता हूं। शरद पवार अडानी के खिलाफ या मोदी के खिलाफ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे इसकी मुझे गारंटी नहीं है, लेकिन वो इंडिया गठबंधन छोड़ के नहीं जाएंगे इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। जी जी, चलिए, आपने बड़ी बात कह दी। आपने कहा कि हो सकता है कि अडानी के खिलाफ कुछ ना बोलें शरद पवार, हो सकता है मोदी के खिलाफ कुछ ना बोलें, लेकिन इंडिया अलायंस छोड़ने वाले नहीं है। यानी इंडिया अलायंस के लिए महाराष्ट्र के अंदर जो सीटें जीत कर देनी है
उससे वो पीछे नहीं हटेंगे। और मुझे लगता है यही उनका प्राइमरी वर्क है, प्राइमरी टास्क है कि महाराष्ट्र में आप शरद पवार कुछ सीटें जीत के इंडिया अलायंस को दीजिए। देखिए, मैं आपको आखिरी बार बता रहा हूं, अडानी के लिए मोदी जिंदा रहना जरूरी है, सही कहा। प्रफुल्ल पटेल के लिए अडानी जिंदा रहना जरूरी है, शरद पवार के लिए राजनीति में अपना वजूद रखना जिंदा रखेगा मोदी। अडानी जी तो मोदी जी को जिंदा रख के अपना एम्पायर चला जाएंगे, और अडानी जी के बड़े होने में पीछे पीछे ये भी अपना शेयर लेते रहेंगे प्रफुल्ल पटेल। लेकिन अडानी या मोदी, ये दोनों की औकात नहीं है कि वो शरद पवार का पॉलिटिकल स्टेचर मेंटेन करे। महाराष्ट्र की आप ये कहना चाह रहे हैं कि अडानी से प्रफुल्ल पटेल हो सकते हैं? आपका ये कहना है कि अडानी से प्रफुल्ल पटेल हो सकते हैं, लेकिन शरद पवार मोदी और अडानी से नहीं। शरद पवार अपने आप में एक पर्सनालिटी है और वो झुकेंगे। और उनको टाइगर अपनी जीत दिखा के ही करना होगा। जी टाइगर, आप आए और आपने बहुत सी बातों पे आज रोशनी डाली। आपने प्रफुल्ल पटेल, उसके बारे में बहुत कुछ बताया, अडानी का किस तरह से ये जो पूरा रैकेट है, जिस तरह से पूरा धंधा मॉरिशस से चल रहा, उसको आपने एक्सप्लेन किया। और आपने जो बड़ी बात कही कि चंद्रचूड़ जैसा जज झुकेगा नहीं, चाहे जितना दबाव हो। आपने कहा भयानक दबाव हो तो भी वो झुकेगा नहीं। कुल मिलाकर मुझे लग रहा है कि 13 अक्टूबर एक बहुत अहम तारीख होने वाली है, क्योंकि इस मामले की सुनवाई है, कोर्ट में नए सबूत रखे जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि चंद्रचूड़ शायद पहले की तरह झुकेंगे नहीं, और शायद झुकना उनके मिजाज में नहीं। टाइगर, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, बेखौफ बातचीत का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। बस आपसे एक छोटा सा फिर से निवेदन है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और आपको हमारी किसी भी खबर से कोई आपत्ति है तो हमें अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।